नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी। भारत समाचार के खास कार्यक्रम सप्ताह की सुर्खियों में आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां हम बात करते हैं सप्ताह की बड़ी और चर्चित खबरों की। तो आज सबसे पहले बात होगी ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद की, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। फिर बात होगी 152 साल पुराने अंग्रेजों के कानून की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और फिर अंत में बात होगी सबसे जरूरी मुद्दे पर, जी हाँ, महंगाई पर, जिसने 8 साल में सबसे तगड़ा झटका दिया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं सप्ताह की सुर्खियां। यूपी की धर्म नगरी वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना है। बीते 6 मई से ज्ञानव्यापी का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह मामला आखिर क्या है और क्यों इसे लेकर हंगामा मचा है। नई दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से 18 अगस्त 2021 को सिविल जज की अदालत में वाद दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया था कि भक्तों को मां श्रृंगार गौरी के दैनिक दर्शन, पूजन और अन्य अनुष्ठान करने की अनुमति देने के साथ ही साथ परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखा जाए। 6 मई को कमीशन की कार्यवाही शुरू तो हुई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। जब टीम सर्वे के लिए पहुंची तो हंगामा मच गया। आनन फानन में फोर्स को बुलाकर स्थिति संभाली गई नहीं तो बनारस में बहुत बड़ा बवाल हो जाता। लेकिन 6 मई के बाद फिर से मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ कह दिया कि सर्वे का काम होगा और कोई अगर अड़ंगेबाजी करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई भी होगी। प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कमिश्नर हटाने की दलील भी कोर्ट ने खारिज कर दी और मौजूदा कमिश्नर के साथ ही साथ 2 सहायक कमिश्नर भी लगाए गए। शनिवार 14 मई को जब सर्वे का काम हुआ तो वाराणसी प्रशासन ने करीब 1500 पुलिस जवानों की तैनाती की। ज्ञानव्यापी मस्जिद से 500 मीटर की दूरी पर ही लोगों को रोक दिया गया, जिससे सर्वे का काम बाधित न हो। सर्वे की टीम में 4 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। सुबह 8 बजे सर्वे टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंची। सर्वे टीम के साथ ही साथ वादी और प्रतिवादी दोनों तरफ के लोग मौजूद थे। सर्वे टीम को ज्ञानव्यापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने चाबी सौंपी और उसके बाद सर्वे का काम शुरू हुआ। करीब 4 घंटे तक मस्जिद में सर्वे चला, लेकिन सर्वे में क्या निकला है और तहखानों में क्या मिला है, इसके बारे में सर्वे टीम के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। सर्वे टीम ने क्या खोजा है, इसके बारे में 17 मई को कोर्ट में ही वकील जानकारी देंगे। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सर्वे पर क्या क्या हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की धर्म नगरी वाराणसी का श्रृंगार गौरी मामला इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में शनिवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हुआ। कोर्ट के मुताबिक सर्वे का काम हुआ। कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष मौजूद रहे। एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कोर्ट से खारिज होने के बाद सर्वे के पहले दिन एडवोकेट कमिश्नर ने मस्जिद के तहखाने में 4 कमरों और पश्चिमी दीवार का सर्वे किया। सर्वे के दौरान एडवोकेट के सहायक, वादी और प्रतिवादी के साथ ही दोनों पक्षों के वकील भी मौजूद रहे। डीएम कमिश्नर की मौजूदगी में हुआ ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे। वादी और वकील भी रहे मौजूद। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सर्वे। 500 मीटर के दायरे में दुकानें बंद। 15 मई को भी सर्वे होगा। रिकॉर्ड में है ये सारी चीजें और तीनों पक्षों का, प्रशासन का, वादी का, प्रतिवादी का, तीनों पक्षों का इस सर्वे में भरपूर सहयोग मिला। किसी ने कोई रोका टाकी टोका टाकी नहीं की और ये कमीशन की कार्रवाई कल भी सुचारू रूप से जारी रही। जैसा कि न्यायालय ने आदेश दिया था, जो समय निर्धारित था, प्रातः 8 बजे कमीशन, वादी, प्रतिवादी सभी लोग वहाँ, प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद थी, उससे हम सभी लोग संतुष्ट भी हैं और कार्रवाई फिर 8 बजे प्रारंभ हुई। क्या
हुआ? जानकारी हम लोगों को नहीं है, हम लोग अंदर थे। वादी ने ये बताया कि परिकल्पना से चीजें परे मिली हैं, जो 3 तहखाने खुले। अरे ऐसा है, वो बताया, जो बताया मामला न्यायिक है। एक चीज आप लगातार मांग कर रहे थे, क्या उन तहखानों से ये हिंट दे दीजिए, क्या वैसी चीजें मिली? अभी कुछ नहीं बताना है। सर्वे इतना कहना है कि पक्ष और विपक्ष सभी लोग मिलकर के हर्षित वातावरण में यह सर्वे पूरा हुआ, बस इतना बस जो हमें। जैसे कमीशन की सर्वे की कार्रवाई प्रारंभ होती है, वैसे नियमानुसार प्रारंभ हुई और प्रारंभ से लेकर के 12 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई विरोध कोई न पक्ष किया न विपक्ष किया। हमारी शासन प्रशासन सभी लोग मौजूद थे। 4 घंटा बिना बाधा के सर्वे कार्रवाई कंटिन्यू चली। मैंने कहा ना, सर्वे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से, प्रशासन के सहयोग से बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है। सर्वे के बाद जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि सर्वे के दौरान सभी पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद थे। वादी और प्रतिवादी के साथ ही राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर विश्वनाथ मंदिर न्यास के प्रतिनिधि भी सर्वे के दौरान मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट के निर्देश पर कमीशन की कार्यवाही 15 मई को फिर से सुबह 8 बजे से की जाएगी। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार शनिवार को आज 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की गई। इसमें सभी पक्षकार, उनके एडवोकेट और उनके सहायक मौजूद थे। इसमें सरकार की तरफ से भी जो पक्षकार राज्य सरकार है, जिला अधिकारी वाराणसी हैं, पुलिस कमिश्नर वाराणसी हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट हैं, इन चारों के वरिष्ठ अधिकारी जो प्रतिनिधि हैं वो भी सर्वे के दौरान मौजूद थे। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानव्यापी मामले पर बोला कि ज्ञानव्यापी मस्जिद हमेशा थी और रहेगी। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई थी, हम नहीं चाहते दोबारा पहले जैसा माहौल बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सैकड़ों वर्षों से विवाद जारी है। माना जाता है कि 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। पिछले साल 5 महिलाओं द्वारा मस्जिद परिसर में रोजाना श्रृंगार गौरी देवी की पूजा करने की मांग वाली याचिका पर जिला अदालत ने मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराए जाने का आदेश दिया था, जो 6 मई को शुरू तो हुआ लेकिन भारी विरोध के चलते पूरा नहीं हो पाया। जिसके बाद शनिवार को एक बार फिर कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखानों तक सर्वे की टीम गई और सर्वे का पहले दिन का काम पूरा हुआ। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का पहला दिन शांतिपूर्ण तरीके से बीता। अब 15 मई को ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर और ऊपर के कुछ कमरों के साथ ही पश्चिमी दीवार और अन्य दीवारों का भी सर्वे होगा। सर्वे का काम कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ, जिसकी रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट में पेश करनी होगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अब बात 152 साल पुराने ब्रिटिश कानून की। जी हाँ, देशद्रोह कानून के खात्मे की शुरुआत अब हो चुकी है। इस कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक अब इस कानून के तहत कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार जब तक इस कानून पर पुनर्विचार नहीं कर लेती तब तक इस कानून का उपयोग करना ठीक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि राजद्रोह की धारा 124A के तहत ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार इसके तहत कोई मुकदमा दर्ज करेगी। जिन लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज है वो अपनी जमानत के लिए कोर्ट के दरवाजे तक जा सकते हैं। भारत में राजद्रोह के तहत कई लोग
जेल में बंद है। राजद्रोह के 800 से ज्यादा मुकदमे देश भर के अलग अलग राज्यों में लंबित है। हालांकि राजद्रोह मामले में सिर्फ 3.3% लोगों को ही सजा मिली है। इससे पहले महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल पर भी गुजरात में केस चल रहा था। फिर जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर भी ये मुकदमा चल रहा था। उनके ऊपर 2020 में दिल्ली दंगों को लेकर भी केस दर्ज है। इसके साथ ही शर्जील इमाम पर भी राजद्रोह का केस चल रहा है और वो जेल में बंद है। वहीं यूपी के और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर यूपी में राजद्रोह का केस दर्ज है। अब बात आती है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A है क्या, तो इसके लिए हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। स्टेट प्रोसिक्यूशंस हैं सेडिशन के लिए, उनमें जितने भी डेटिन्यूज हैं उनकी इमीडिएटली इंटरिम बेल अदालतें दे देनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोविजन पे ही स्टे लग गया तो एक्यूज कस्टडी में क्यों रहे। जनता की आवाज को ना कुचला जा सकता, ना उसका दम घोटा जा सकता, ना उसे दबाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्र धर्म में सरकारों की आलोचना और शासकों को सच का आईना दिखाना हमारा धर्म है। राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। We respect the independence of the court, but there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state. बहुत उचित फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट मानव अधिकारों का गारंटर है इस देश में, और मैं समझता हूं कि देशवासियों की यही उपेक्षा थी सुप्रीम कोर्ट से। राजद्रोह कानून पर अब कोई नया केस दर्ज नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद इस कानून को स्थगित करने के साथ ही साथ नया केस दर्ज करने पर भी रोक लगा दी है। राजद्रोह कानून पर लगी सुप्रीम रोक, 124A पर नहीं होगी नोकझोंक, राजद्रोह में नहीं दर्ज होगा नया केस, जेल में बंद कैदी भी मांग सकेंगे बेल। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। तब तक केंद्र सरकार को इस कानून पर पुनर्विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश दे सकती है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर अंतरिम रोक लगाई। राजद्रोह का नया केस नहीं दर्ज होगा। लंबित मामलों को स्थगित रखा जाए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। जेल में बंद लोग जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने को कहा था कि सरकार ने राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार और उसकी पुनः जांच कराने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो राजद्रोह कानून की धारा 124A की वैधता पर भी विचार करेगी, लिहाजा इसकी वैधता की समीक्षा किए जाने तक इस मामले पर सुनवाई न करे। लेकिन कोर्ट ने केंद्र के इस पक्ष को नहीं माना और कानून पर रोक लगा दी। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये राजद्रोह कानून क्या है और किस पर कब लगाया जाता है। राजद्रोह में 124A के तहत केस दर्ज होता है। सरकार के खिलाफ लेख लिखना और समर्थन करने पर केस, राष्ट्रीय चिन्हों और संविधान का अपमान करने पर केस, देश विरोधी संगठन का समर्थन करने पर राजद्रोह। 124A के तहत दोषी को 3 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों। 1950 के संविधान में इस कानून को जगह नहीं दी गई थी। 1951 के पहले संशोधन में इस कानून को शामिल किया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। अब रोक के तहत कोई नया केस दर्ज नहीं होगा और अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार इस कानून पर पुनर्विचार भी कर सकती है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला करती है और तब तक केंद्र सरकार का इस पर क्या विचार है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। दुनिया भर में इस वक्त महंगाई की मार जोरों पर है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। महंगाई का आंकड़ा लगातार चौथे महीने चिंताजनक स्तर पर है। महंगाई का आंकड़ा, जिसको रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं, खुदरा महंगाई का आंकड़ा अप्रैल महीने का आया है, जो 7.79% महंगाई बढ़ने की दर है, जो पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा है। मई 2014 में इससे ऊपर की दर थी 8.33%। उसके बाद सबसे ऊंची जगह इस वक्त महंगाई है और अब मई का जो आंकड़ा आएगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कल्पना क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बाजार में खाने पीने की जो चीजें हैं, जो पेट्रोल के या कच्चे तेल के दाम हैं, ये महंगाई के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर बताए गए हैं। यानी खाने पीने की चीजें और ईंधन, ये दोनों चीजें मिलाकर महंगाई को यहाँ पहुंचाया गया। अब ये चीजें महंगाई को यहाँ से आगे नहीं पहुंचाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर है। भारत में वही महंगाई दर बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। मार्च के महीने में 6.95% की रही है और यही वजह है कि अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक तेजी से ब्याज की दरें बढ़ा रहे हैं। अब तक 21 देशों ने ब्याज दरें बढ़ा दी है। आगे भी बढ़ाने की इसकी योजना है। तो अब सवाल यही है कि क्या आगे भी आपकी जेब पर महंगाई की मार पड़ेगी या फिर यहां से महंगाई और बढ़ेगी? ये रिपोर्ट देखिए। भारत में फिर से ऊंची महंगाई का दौर वापस आ गया है। अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई की दर 7.79% पर पहुंच गई है। मई 2014 में जब मोदी सरकार का गठन हुआ, ये खुदरा महंगाई का उसके बाद से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले मार्च महीने में खुदरा महंगाई की दर 6.95% पर थी। 2014 में खुदरा महंगाई की दर 8.33% थी। मई 2014 के बाद पहली बार अप्रैल 2022 में महंगाई की दर 8% के पास पहुंची है। 12 मई को खुदरा महंगाई का आंकड़ा जारी। एक महीने में खुदरा महंगाई 0.84% चढ़ी। इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ी। अर्थव्यवस्था के सामने स्टैगफ्लेशन का खतरा। महंगाई में आई तेजी। खाने पीने की चीजें और ईंधन महंगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स एक महीने में 10.8% पहुंचा। रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग जारी है। इसके कारण न सिर्फ डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, बल्कि खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। और रूस और यूक्रेन दोनों ही देश गेहूं, जौ जैसे अनाजों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। जंग शुरू होने के बाद इनका निर्यात भी प्रभावित हुआ है और दुनिया के कई देशों में खाने पीने की चीजों का संकट खड़ा होने का खतरा बढ़ गया है। अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होने के बाद भी भारत में इनके दाम तेजी से बढ़े हैं। 2013 में चावल के दाम 25.4 रुपए प्रति किलो थे, जो बढ़कर 2022 में 36 रुपए 7 पैसे हो गए हैं। ग्राम दाल 2013 में 55 रुपए 84 पैसे थी, वो बढ़कर 2022 में 74 रुपए 74 पैसे हो गई है। तुअर दाल 69 रुपए 42 पैसे थी, 2022 में वो दाल 102 रुपए 84 पैसे हो गई है। उड़द की दाल 2013 में 57 रुपए 62 पैसे थी, जो 2022 में 105 रुपए 2 पैसे हो गई है। 2013 में मूंग की दाल के दाम 73 रुपए 68 पैसे थे, 2022 में 103 रुपए 1 पैसे हो गए। मसूर की दाल 2013 में 54 रुपए 82 पैसे थी, वो 2022 में 96 रुपए 77 पैसे हो गई है। मूंगफली का तेल 2013 में 131 रुपए 11 पैसे था, 2022 में 187 रुपए 11 पैसे हो गया है। सरसों की तेल की कीमत 2013 में 100 रुपए 88 पैसे थी, 2022 में 185 रुपए 52 पैसे हो गई है।
वनस्पति का तेल जो 2013 में 71 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर था, वो बढ़कर 163 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर हो गया है। सोयाबीन के तेल की बात करें तो 2013 में सोयाबीन तेल के दाम 85 रुपए 78 पैसे थे, जो 2022 में 170 रुपए 33 पैसे हो गए हैं। सूरजमुखी का तेल 2013 में 98 रुपए 38 पैसे था, 2022 में 192 रुपए 34 पैसे हो गया है। पाम ऑयल की कीमत 2013 में 66 रुपए 38 पैसे थी, जो 2022 में 159 रुपए 51 पैसे हो गई है। बात अगर नमक की करें, 2013 में नमक का पैकेट 13 रुपए 59 पैसे का आता था, वही नमक अब 2022 में 19 रुपए 21 पैसे का हो गया है। खाने पीने की चीजों के मामले में अनाजों, तेल एवं वसा और दूध की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। ओवरऑल फूड इंडेक्स 1.6% बढ़कर 8.38% पर पहुंच गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल के दाम में हुई लगातार बढ़ोतरी का असर भी महंगाई के आंकड़ों पर हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इस बार सप्ताह की सुर्खियों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।